हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं अपना जो चैप्टर 5 है और इसमें देखेंगे विधायिका के बारे में। ठीक है, तो अभी हम लोग कार्यपालिका के बारे में समझ रहे थे एंड आई होप कि आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कार्यपालिका क्या है, उसके काम क्या है, कितने प्रकार की होती है। देन इसमें जो स्थायी कार्यपालिका है और अस्थायी कार्यपालिका है, नौकरशाह किसके अंतर्गत आता है, वो सारी चीज़ें आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे अपना विधायिका से रिलेटेड कि विधायिका में क्या क्या है, और देखेंगे जब तीनों ही पढ़ लेंगे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तब हम ये कंपेयर कर पाएंगे कि तीनों में से शक्तिशाली कौन है या कौन किससे जुड़ा हुआ है। तो वो चीज़ें सारी फिर हमारी एक एक करके क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यदि हम बात करें विधायिका की, विधायिका में होता क्या है कि इसमें यदि इसके इंट्रोडक्शन को देखें तो हम भारत में चुनावों का महत्व और चुनावों के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का अध्ययन पिछले अध्यायों में पूरा अच्छे तरीके से कर चुके हैं कि कैसे क्या होता है। और विधायिकाएं जनता द्वारा निर्वाचित होती हैं, यानी कि जो विधायिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, जनता द्वारा निर्वाचित होती हैं। और इसको भी आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ताकि जब भी कभी कार्यपालिका की बात आए, कभी विधायिका की बात आए, तो दोनों में आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, कि विधायिका में क्या बातें हैं और कार्यपालिका में क्या बातें हैं। तो इसमें क्या बताया गया कि जो विधायिकाएं होती हैं वो जनता के द्वारा निर्वाचित होती हैं और जनता के प्रतिनिधि के रूप में वो लोग काम करती हैं। और इस अध्याय में यहाँ पे हम यही देखने वाले हैं कि निर्वाचित जो विधायिकाएं कैसे काम करती हैं और लोकतांत्रिक सरकार को बनाए रखने में वो कैसे मदद करती हैं। यदि हम देखें तो भारत में क्या होता है, संसद और राज्यों की विधायिकाओं की संरचना और कार्यों तथा लोकतांत्रिक शासन में उनके महत्व का अध्ययन करेंगे। और इस अध्याय में यहाँ पे हम कुछ निम्न बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे पहला है, विधायिका का क्या महत्व है। ये चैप्टर पढ़ने के बाद हमें इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि विधायिका का क्या महत्व होता है, संसद के कार्य और शक्तियाँ क्या है, कानून कैसे बनता है, संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है, संसद अपने ऊपर कैसे नियंत्रण रखती है। ठीक है, तो संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है, वो अपने ऊपर खुद पर कैसे नियंत्रण रखती है, और इसके कार्य क्या है, शक्तियाँ क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये चीज़ें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग समझ पाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमें संसद क्यों चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमें संसद आखिर क्यों चाहिए। तो होता क्या है कि विधायिका केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है। तो यदि हम ऐसा कहें कि विधायिका एक कानून बनाने वाली संस्था है, तो ऐसा नहीं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में अभी पढ़ा कि विधायिकाएं जो होती है वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं तथा वो जनता के प्रति जवाबदेह भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें से ये नहीं निकल के आ रहा आपका कि बस वो नियम कानून बनाने वाली ही एक संस्था है। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसके अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में से कानून बनाना भी एक है, यानी कि इसके बहुत सारे काम हैं जिनमें से कानून बनाना भी एक इसका काम है। और यह सभी क्या है, लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है। संसद में क्या होता है कि बहुत से दृश्य देखने को मिलते हैं। सदन को इसकी बहस, बहिर्गमन, विरोध प्रदर्शन और सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग आदि अत्यंत जीवंत बनाए रखते हैं। और ये सभी क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करते हैं। और दरअसल क्या होता है कि वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली कुशल और प्रभावी विधायिका के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। राइट, और उसके बाद क्या होता है कि जो विधायिका होती है वो जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व तो सुनिश्चित करती है, यानी कि क्योंकि वो क्या है, जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं और वो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं या उत्तरदायी होते हैं। और ये वास्तव में प्रतिनिधिक लोकतंत्र का आधार है। दिन क्या होता है कि इसके बावजूद अधिकांश लोकतंत्रों में कार्यपालिका के मुकाबले विधायिकाएं अपना महत्व खोती जा रही हैं। ठीक है, कि अधिकांश मामलों में देख रहे हैं हम लोग कि कार्यपालिका के मामलों में जो विधायिका है कहीं ना कहीं उनका अस्तित्व खोता जा रहा है। तभी इसको भी समझेंगे कि कैसे ये बात कही गई कि उनका अस्तित्व खोता जा रहा है। तो इसमें क्या है कि भारत में भी मंत्रिमंडल नीति निर्माण की पहल करता है, शासन का एजेंडा तय करता है और उसे लागू करता है। इससे क्या होता है कि कुछ आलोचकों को यह कहने का मौका मिल गया है कि संसद का ह्रास हो गया है, यानी कि संसद जो है उसका कहीं ना
होता जा रहा है। और लेकिन क्या है कि अत्यंत शक्तिशाली मंत्रिमंडल को भी विधायिका में बहुमत की आवश्यकता होती है। एक सशक्त नेता को भी संसद का सामना करना पड़ता है और संसद को अपने जवाबों से संतुष्ट करना पड़ता है। यह हमें, यदि हम देखें, क्या होता है कि संसद की लोकतांत्रिक क्षमता का एहसास कराता है। यह वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक और खुला मंच है। अपनी संरचनात्मक विशेषता के कारण क्या होता है कि यह सरकार के अन्य सभी अंगों में सबसे ज़्यादा प्रातिनिधिक है। और फिर भी यहाँ पे क्या है, इसके पास सरकार यानी कि कार्यपालिका का चयन करने और उसे बर्खास्त करने की शक्ति भी होती है। यानी कि जो कार्यपालिका का नियंत्रण है वो किसके हाथ में होता है, कौन नियंत्रित करता है, तो अब आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि विधायिका, ठीक है। यानी विधायिका कार्यपालिका से कहीं ना कहीं ज़्यादा पावरफुल आप मान सकते हो, क्योंकि जो कार्यपालिका है तो कार्यपालिका का चयन या उसे बर्खास्त करने का अधिकार विधायिका के पास होता है या संसद के पास। अब उसके बाद यहाँ पे आता है कि यदि हम देखें, यहाँ जो ये लिखे गए हैं कुछ घटनाएं हैं जो कि इसमें से दी गई है कि जैसे सपोज मान के चलिए, इसमें ये बताया गया है कि जो विधायिका यानी कि सॉरी, यहाँ पे जो कार्यपालिका है या विधायिका है, तो उन दोनों का संबंध इससे समझ पाएंगे, ये जो घटना दी गई है, ठीक है। तो इसमें है क्या, ये जो कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग से निकाले गए हैं कि 28 फरवरी 2002 को क्या होता है कि केंद्रीय वित्त मंत्री जसवंत सिंह उस टाइम पे थे। तो उन्होंने क्या किया कि केंद्रीय बजट प्रस्तावों में 50 किलोग्राम यूरिया खाद की बोरी की कीमत 12 रुपये बढ़ाने तथा 2 अन्य खादों के दाम में क्या कर दिया, दाम में भी वो कुछ वृद्धि करने के प्रस्ताव को घोषणा की थी। और इससे क्या हुआ कि खाद के दामों में 5% वृद्धि हुई और यूरिया खाद के वर्तमान मूल्य यानी कि 4,830 रुपये प्रति टन पर 80% सब्सिडी है, ठीक है। उसके बाद अब क्या आ गया यहाँ पे कि 10 मार्च 2002 की फिर घटना आती, 11 मार्च की घटना है कि विपक्ष के जबरदस्त विरोध के कारण वित्त मंत्री को खाद के दामों में वृद्धि के प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा। तो इन जो ये बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, तो इन घटनाओं से आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से जो संसद है वो कार्यपालिका पे कंट्रोल करती है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 4 जून 1998 को भी एक घटना होती है। यहाँ पे क्या होता है कि लोकसभा में यूरिया खाद और पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि को लेकर विवादास्पद स्थिति बन गई। पूरे विपक्ष ने क्या किया कि सदन से बहिर्गमन किया। इस मुद्दे पर सदन में 2 दिनों तक गर्मागर्मी रही और वित्त मंत्री ने अपने बजट प्रस्तावों में यूरिया खाद के दामों में मात्र 50% यानी कि 50 पैसे प्रति किलोग्राम की वृद्धि का जो प्रस्ताव किया था, और जिससे उस पर सब्सिडी कम की जा सके। और इस विरोध के परिणाम स्वरूप वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को मूल्य वृद्धि के प्रस्ताव को भी वापस लेना पड़ा, ठीक है। ये हिंदुस्तान टाइम का है और क्योंकि ये न्यूज़पेपर जितने भी हैं उनकी कटिंग्स यहाँ पे दी गई है। और ऐसी ही घटना एक और दी गई है कि 1983 में हुई थी। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके से काम करते हैं, यानी कि जो हमारी विधायिका है कार्यपालिका को कैसे नियंत्रण में रखती है और कैसे उसको मतलब ये होता है कि वो कोई भी निर्णय जो भी ले रहे हैं तो बिना मतलब के या कि जो भी यहाँ पे फायदेमंद ना हो या विपक्ष के द्वारा उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मा गर्मी हो रही सदन में, उसके बाद क्या होता है कि फिर यदि उसे हटा देना पड़े तो फिर हटा देना चाहिए। तो कुछ इस तरीके का होता है। और उसके बाद क्या है यहाँ पे कि संसद में 2 सदनों की क्या आवश्यकता है। अब बात ये आती है कि संसद में 2 सदनों की क्या आवश्यकता है। तो सबसे पहली बात कि आप ये जान चुके हो कि विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, ठीक है। तो कार्यपालिका में क्या क्या है, जब आप ये जानोगे तभी ये समझ पाओगे कि विधायिका कार्यपालिका को क्यों नियंत्रित करती है। और विधायिका में हम अभी संसद देख रहे थे, यहाँ पे देख रहे हैं कि संसद में 2 सदन होते हैं। लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में देखते हैं। एक सदन से भी काम चल सकता था, लेकिन यहाँ पे 2 सदन क्यों रखे गए हैं। क्या होता है कि हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है। हमारी जो राष्ट्रीय है, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होते हैं। जैसे अमेरिका में सीनेट बोलते हैं, तो अमेरिका की जो संसद है उसे सीनेट बोलते हैं, ठीक है। तो ड्यूमा बोलते हैं, जापान में डाइट बोलते हैं, रूस में जो भी आपका है
देख लीजिएगा उल्टा हो गया हो, क्योंकि इसका तो कुछ ऐसे ही है। तो मतलब ये मत समझ के चलिए कि अलग अलग कंट्रियों का अलग अलग संसद का नाम होता है, तो हमारे यहाँ इसे संसद ही बोलते हैं। और क्या होता है कि राज्यों की विधायिकाओं को विधानमंडल कहते हैं। जो राज्यों की विधायिकाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, विधानमंडल कहते हैं। और भारतीय संसद में 2 सदन हैं। हमारे यहाँ संसद में कितने सदन हैं, 2 सदन हैं। जबकि यदि हम बात करें कि जब किसी विधायिका में 2 सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। और भारतीय संसद के एक सदन को राज्यसभा तथा दूसरे सदन को क्या कहते हैं, लोकसभा कहते हैं। ठीक है। और संविधान ने क्या किया कि राज्यों का एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया है। अब केवल 5 राज्यों में ही द्विसदनात्मक विधायिका है। तो यहाँ पे अभी बताया जा रहा है कि केवल 5 राज्यों में ही द्विसदनात्मक विधायिका है। अब देखिए कैसे है कि जो विधान सभा है और विधान परिषद है, तो 5 नहीं 6 राज्यों में है। ठीक है। तो क्योंकि 7 राज्यों में थी, ये एनसीईआरटी पुरानी है, आपको अपडेट रहना है। तो अभी वर्तमान समय में 6 स्टेट ऐसे हैं, और मैं एक दिन आपसे ये क्वेश्चन पूछ भी चुकी हूँ। तो यहाँ पे ये किया गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिखा गया था कि हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है या संसद में है, तो इसमें तो इम्पोर्टेंट है कि 2 सदन रखने ही है। लेकिन एक इसमें राज्य के लिए छोड़ दिया गया खुला कि आप यदि चाहते हो तो द्विसदनात्मक व्यवस्था अपने राज्य में लागू करवा सकते हो या कर सकते हो, और अदरवाइज आप नहीं चाह रहे हो तो आप एक सदनात्मक व्यवस्था भी लागू कर सकते हो या अपना सकते हो। ठीक है। तो आपके जो अभी 28 स्टेट हैं, वर्तमान समय में 28 ही है, तो उनमें से टोटल 6 स्टेट में आपकी क्या है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है। द्विसदनात्मक व्यवस्था का मतलब विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है। तो विधान परिषद जो है, विधानसभा तो हर एक स्टेट में होना इम्पोर्टेंट है, आप चाहो तो भी ना चाहो तो भी। लेकिन विधान परिषद जो है, तो वो जो चाहेंगे स्टेट वाले कि हमें रखना है तो रखेंगे, नहीं रखना तो नहीं रखेंगे। ठीक है। ये बातें आप समझ चुके होंगे। अब इसके बाद आता है, तो यहाँ पे ये जो 5 है, तो इस 5 को आप कट मारिए, यहाँ पे 6 होगा। ठीक है। तो अब पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन जब से वो यूनियन टेरिटरी बना तो उसके बाद से अब 6 ही स्टेट रह गए हैं। देन अब क्या होता है कि विविधताओं से परिपूर्ण बड़े देश प्रायः द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं, ताकि वे अपने समाज में क्या करें कि समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सके। और द्विसदनात्मक विधायिका का एक और लाभ यह है कि संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार होता है। यानी कि द्विसदनात्मक का क्या, एक तो विविधताओं के कारण भी ये सही है, और दूसरा है कि संसद का जो प्रत्येक यहाँ पे निर्णय पर क्या होता है कि दूसरे सदन में पुनर्विचार हो जाता है। और एक सदन द्वारा लिया गया जो भी निर्णय होता है, यहाँ पे हम बात करें तो प्रत्येक निर्णय दूसरे सदन के निर्णय के लिए भेजा जाता है। और इसका मतलब यह है कि प्रत्येक विधेयक और नीति पर 2 बार विचार होता है। और इससे क्या होता है कि हर मुद्दे को 2 बार जांचने का मौका मिलता है। यदि एक सदन जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेता है तो उसे दूसरे सदन में बहस के दौरान उस पर पुनर्विचार संभव हो पाता है। तो दूसरे सदन का मतलब 2 सदन करने का एक ये भी फायदा है कि सपोज हमने निर्णय लिया, ठीक है, तो यदि लोकसभा में कोई बिल पास होता है तो उसे हम राज्यसभा में भेजते हैं। ठीक है। और राज्यसभा में जब पास होता है तब राष्ट्रपति के पास जाता है। या तो राज्यसभा में कोई बिल पास हुआ तो उसे लोकसभा में भेजते हैं, लोकसभा में पास होने के बाद ही वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। ठीक है। तो दोनों में से किसी भी सदन में कोई भी बिल लाया जाता है, उसे यदि हमें पास कराना है तो पहले एक बार लोकसभा में होगा, एक बार राज्यसभा में होगा। तो क्या होगा कि जब जो भी मेंबर होंगे वो उसे देखेंगे, ऐसे ही तो पास नहीं कर देंगे, उसकी सारी बातें जांचेंगे पढ़ेंगे, देन उसके बाद ही सोचेंगे कि क्या करना चाहिए। तो क्या होगा कि यदि हम देखते हैं कि बहुत सारे मुद्दे जो है लंबित रह जाते हैं, बहुत सारे बिल पेंडिंग में ही पड़े रह जाते हैं कि राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने पास ही नहीं किया, या लोकसभा के द्वारा पास कर दिया गया, राज्यसभा के द्वारा पास ही नहीं किया गया। तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं फायदेमंद भी है कि जो भी गलतियां होती हैं तो जब दूसरे में जाते हैं तो दोबारा फिर से वही सारी प्रोसेस होती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये समझ में आता है या उनको लगता है कि ये गलत है, तो फिर वो कहीं ना कहीं इसे पास नहीं कर सकते हैं। और जब तक दोनों सदनों से पास नहीं होगा तब तक बिल एक्ट नहीं बन सकता, यानी राष्ट्रपति महोदय के सिग्नेचर हो नहीं सकते हैं।
ठीक है, तो ये बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे बात करें राज्यसभा के बारे में, लेकिन यहाँ पे ये जो आपका मैप दिया गया है थोड़ा सा इसे देखिए कि द्विसदनात्मक विधायिका वाले प्रांत जहाँ पे हैं, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, और उसके बाद ये आता है यहाँ पे आंध्र प्रदेश भी है, ठीक है, और ये महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, और यहाँ पे कितने हो गए, ये आपका यूपी हो गया, और बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया। लेकिन ये जम्मू कश्मीर जो है पहले था बट अब नहीं है। तो अभी इसके अलावा और भी एक दो बचे हैं, उसको देख। यहाँ पे अब जो शेष बचे थे आपका, तो इसमें हो गया था अपना यूपी, बिहार, और इसके बाद देखें तो यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश है, और ये आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना भी एक स्टेट बना है। ये पुराना मैप है। तो जो तेलंगाना है वहाँ पे भी आपकी विधान परिषद है। आप यहीं पे अपनी नोट्स में नोट कर लीजिए अभी कि कहाँ कहाँ पे विधान परिषद है या द्विसदनात्मक व्यवस्था है, कौन कौन से राज्यों द्वारा अपनाए गए हैं। तो आपका पहला क्या है, यूपी है, दूसरा आपका बिहार है, और यहाँ पे तीसरे की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है, ठीक है, तो दोनों को ही लिख लीजिए। उसके बाद महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, और इसके बाद ये जो जम्मू कश्मीर था उसे हटा दिया गया है, ठीक है। तो अब ये जम्मू कश्मीर में विधान परिषद नहीं है, क्योंकि ये स्टेट रह ही नहीं गया, तो विधान परिषद की कोई बात ही नहीं है। तो इसमें से अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6 ही ऐसे स्टेट है जहाँ पे विधान परिषद है। तो मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। तो बस इतने का मैप यहाँ पे आप रख लीजिए। यहाँ पे आंध्र प्रदेश वो तेलंगाना भी है, ठीक है। तो ये मैप आपका हो गया, और इतने का यहाँ 2 स्टेट है। इतने में ही आपकी विधान परिषद है। ये बात आपको याद रखनी है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में यदि हम बात करते हैं कि जो राज्यसभा है उसको देखें, क्या होता है कि संसद के प्रत्येक सदन में प्रतिनिधित्व का आधार अलग अलग है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है। राज्यसभा का चुनाव कभी आपने सुना कि हो रहा है, बहुत ही उसमें से होता है, हम और आप वहाँ पे वोटिंग करने नहीं जाते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा का जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट रूप से होता है। किसी राज्य के लोग राज्य की विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि किसी भी राज्य के जो भी वहाँ के लोग होंगे राज्य की विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट रूप से विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं, फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। अब इसमें से क्या होगा कि जो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, तो हमने किसे चुना, विधायकों को चुना, यानी कि हमारे द्वारा विधानसभा के मेंबर जो डायरेक्ट रूप से चुना होगा तो वो विधायकों का होगा। फिर वो जो निर्वाचित हैं राज्यसभा के मेंबर, उनके द्वारा ही, निर्वाचित सदस्यों के द्वारा ही, और उनमें से ही व्यक्तियों को चुना जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है कि द्वितीय सदन, यानी कि राज्यसभा को हम द्वितीय सदन भी कहते हैं, लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं, या उच्च निम्न सदन कहते हैं हम लोकसभा को, राज्यसभा को हम उच्च सदन भी कहते हैं। इसके बाद क्या होता है कि द्वितीय सदन या राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए 2 सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। एक तरीका यह हो सकता है कि देश के सभी क्षेत्रों को असमान आकार और जनसंख्या के बावजूद द्विसदन मतलब द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व दिया जाए, और दूसरा तरीका यह हो सकता है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए, अर्थात द्वितीय सदन में ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों को ज़्यादा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, ठीक है। कि यहाँ पे एक तरीके से हो सकता है कि जिस स्टेट में जैसी जनसंख्या है उस अकॉर्डिंग कि इस स्टेट में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं, और एक जैसे यूपी आपका जनसंख्या के उसमें हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, आपके देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो यूपी से ऑब्वियस है कि ज़्यादा सीटें राज्यसभा के मेंबर के लिए होनी चाहिए। देन बिहार की बात करें या एमपी की बात करें, तो हो सकता है कि जिस तरीके से वहाँ की जनसंख्या है उस तरीके से उनको सीट अलॉट करना है कि कितनी सीटें कहाँ के लिए हमें रखनी है, ठीक है। तो आप जब अपने स्टेट का किसी अदर स्टेट का मत जानिए, कोई ज़रूरी नहीं है इतना डीप में जाना, लेकिन आप अपना जब स्टेट स्पेशल पढ़ेंगे, यानी कि जो भी है यूपी स्पेशल, बिहार स्पेशल, या एमपी स्पेशल, या राजस्थान स्पेशल, तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो भी इसका होता है कि मतलब
डिवाइड किया जाता है कि लोकसभा के लिए कितनी सीटें आपके स्टेट को मिली हुई हैं और राज्यसभा के लिए कितनी सीटें आपके स्टेट को मिली हुई हैं, ठीक है, क्योंकि सीटें वहाँ पे अलॉट होती हैं। और उसके बाद क्या होता है कि अमेरिका के द्विसदन सीनेट, यानी कि जो अमेरिका का है उसे सीनेट के प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो अमेरिका में हम अपने भारत की तुलना करें तो वहाँ पे प्रत्येक राज्य के लिए समान प्रतिनिधित्व है, चाहे जनसंख्या ज़्यादा हो चाहे कम हो। और उसके बाद यह सभी राज्यों में समानता स्थापित करता है, लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि छोटे राज्यों को बड़े राज्यों के बराबर ही प्रतिनिधित्व मिलेगा। और हमारी राज्यसभा के हम देखें क्या होता है, राज्यसभा के लिए इस अमेरिकी प्रतिनिधित्व प्रणाली से अलग तरीका अपनाया गया है और संविधान की चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। और यदि हम बात करें कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका की समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग करें तो क्या होगा, क्योंकि जैसे अमेरिका में हम देखते हैं कि समान है कि चाहे जनसंख्या भी जो मैंने बताया कि जनसंख्या ज़्यादा हो या कम हो उससे मतलब नहीं है। और आपको बात एक और यहाँ पे यदि पता ना हो तो इसमें क्या होता है, अमेरिका में जो व्यवस्था चलती है तो अपने भारत में एकल नागरिकता की है, लेकिन वहाँ पे डबल नागरिकता की व्यवस्था है, यानी कि जैसे एक देश का भी नागरिक है, वो जिस स्टेट में रह रहा है उसकी भी उसे नागरिकता प्राप्त होती है। और यहाँ पे अभी यदि हम बात करें तो जैसे मैं आपसे बोलूँगी कि आपसे मैं कुछ पूछ रही हूँ कि आप कहाँ से हो, ठीक है, तो आप कहीं विदेश जाते हो, आपसे पूछा गया कि आप कहाँ से हो, तो आप यही बताओगे कि हम भारत से हैं, लेकिन आप ये नहीं बताओगे कि हम कहाँ से, महाराष्ट्र से हैं या कर्नाटका से हैं। और यहाँ पे भी आपसे पूछा जाएगा तो यही हम बताएंगे कि हम, जैसे वो दंगल, शायद दंगल मूवी थी, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, शाहरुख खान जी थे शायद, तो वहाँ उन्होंने पूछा, जो लड़कियाँ थी, तो आपने देखा होगा यदि वो वाला सीन, कि उन सबसे पूछा जा रहा था कि आप कहाँ से हैं, तो किसी ने कहा हम यूपी से हैं, किसी ने कहा हम बिहार से हैं, किसी ने कहा हम राजस्थान से हैं, तो वो सबको निग्लेक्ट कर देते, ठीक है। एक बोलती है आके कि हम भारत से हैं, तो उसे सेलेक्ट किया जाता है, क्योंकि हम इंटरनेशनल के लिए खेलने जा रहे हैं और हम वहाँ पे अपना इंट्रो देंगे कि हम यूपी से हैं, बिहार से हैं या तेलंगाना से हैं, तो ये तो सही नहीं होगा। तो इसलिए हम जब भी अपना बताते हैं कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, भारत के नागरिक हैं, ना कि हम एमपी के नागरिक हैं, ना कि हम पंजाब के नागरिक हैं। ये बात आप याद रखिएगा। नागरिकता हमें भारत की मिली हुई है, लेकिन यहाँ पे जो अमेरिका में है कि उन्हें अपने अपने स्टेटों की भी नागरिकता मिली हुई होती है, ठीक है। तो अब इसमें बताया गया कि यदि हम वहाँ पे भी जो समान व्यवस्था है, ये जितनी सीटें एक स्टेट को दी जानी उतनी सीटें अदर स्टेटों को दी जाएगी, जबकि हमारे यहाँ पे जनसंख्या के अनुपात पे बात की जा रही है कि जितनी जहाँ पे जनसंख्या होगी उस आधार से हम सीटें अलॉट करेंगे। तो यदि हम अमेरिका वाली व्यवस्था अपनाते तो क्या हो सकता था, यहाँ पे मुद्दा ये उठ रहा है। होता क्या है कि यहाँ पे 1718.29 लाख, यहाँ पे लगभग यानी 17.18 करोड़ जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को 5.71 लाख जनसंख्या वाले सिक्किम के बराबर ही प्रतिनिधित्व मिलेगा। ये पुराना आंकड़ा है, ठीक है। तो अभी जो 2011 के, अभी 2021 में जनगणना होना यदि हो जाएगी तो हालांकि कुछ आसार दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन कुछ और ही बनी हुई है, लेकिन 10 साल बाद होती है ना, तो 2011 के बाद 21 में ही होना तय था। अब देखिए क्या होता है। तो ये पुराना वाला डाटा है। यहाँ पे क्या बताया गया कि मान के चलिए कि 17.18 करोड़ जनसंख्या अकेले यूपी में रह रही है, अकेले यूपी में रह रही है। और क्या होता है कि 5.71 लाख जनसंख्या वाले सिक्किम के बराबर ही प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो संविधान निर्माता ऐसी विसंगति से बचाना चाहते थे कि जहाँ यूपी में इतनी ज़्यादा जनसंख्या रह रही है, वहीं सिक्किम में, सिक्किम जैसे जो भी राज्य है वहाँ पे थोड़ी सी जनसंख्या रह रही है, तो दोनों को ही हम समान दे रहे हैं। तो या तो चलिए ठीक है कि सिक्किम के लिए बेटर हो सकता है, बट यूपी के लिए फिर वो बेटर नहीं हो सकता, क्योंकि जनसंख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा, हमने सीटें बहुत कम कर दी हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि संविधान निर्माता ऐसी विसंगति से बचाना चाहते थे, और या कि बचना चाहते थे। यहाँ ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक और कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। और इस प्रकार से यदि हम देखें तो ज़्यादा जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को 31 तथा छोटी और कम जनसंख्या वाले सिक्किम को राज्यसभा में 1 सीट दी गई है,
ठीक है। तो आज आपके लिए होमवर्क है कि सारी चीज़ें जो है वो आज आप बिल्कुल अपडेट करेंगे कि यहाँ पे मतलब जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या है, सर्वाधिक जनसंख्या जिस स्टेट में है उसे कितनी सीटें अलाट की गई हैं, और जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या वहाँ पे कितनी सीटें अलाट की गई हैं, और सबसे बड़ी बात कि आपके स्टेट में कितनी सीटें हैं। ठीक है। और जनसंख्या के हिसाब से आपका स्टेट किस नंबर पे आता है, और उस हिसाब से आपके स्टेट को कितनी सीटें राज्यसभा में दी गई हैं, ये बातें आज आपको पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ कि इसमें डाटा पुराना है। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि राज्यसभा के सदस्यों को 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, आप नोट कर लीजिए, 6 वर्ष होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि उन्हें दोबारा निर्वाचित किया जा सकता है। तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं, दोबारा भी निर्वाचित कर सकते हैं। राज्यसभा के सभी सदस्य अपना कार्यकाल एक साथ पूरा नहीं करते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और इन 1/3 सीटों के लिए चुनाव होते हैं। इस तरह राज्यसभा कभी भी पूरी तरह भंग नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया कि राज्यसभा के जो सभी जितने भी मेंबर हैं अपना कार्यकाल एक साथ पूरा कभी नहीं करते हैं। जैसे कि लोकसभा में मैंने आपको कल ही समझाया था कि यदि लोकसभा में प्रधानमंत्री के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया या उन्हें पद छोड़ देते हैं या उनका कार्यकाल कंप्लीट हो जाता है, तो जो मंत्रिपरिषद होती है वो ऑलरेडी भंग हो जाती है। ठीक है। फिर वो कोई भी काम कोई भी मतलब उसका कुछ भी नहीं रह जाता है, अस्तित्व नहीं रह जाता उसका, पूरे के पूरे तरीके से वो भंग हो जाएगी, क्योंकि उसका जो हेड है यदि उसने दे दिया तो फिर उसे भंग होना ही है। ये बात तय है। तो इसी तरीके से इसमें राज्यसभा में जस्ट इसका अपोजिट है कि सारे के सारे मेंबर एक साथ इस्तीफा नहीं देते हैं, ये कभी भंग नहीं होती आपकी राज्यसभा। ठीक है। तो इसे इसलिए एक स्थायी सदन के रूप में कहा जाता है राज्यसभा को। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राज्यसभा को स्थायी या राज्यसभा कैसा सदन है, तो ये एक स्थायी सदन है, क्योंकि यहाँ पे सभी मेंबर एक साथ इस्तीफा नहीं देते, ये बात आपको पता होना चाहिए। और प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करते हैं, यानी कि हर 2 वर्ष पे, ये बात भी आप नोट कर लीजिए कि जो 2 वर्ष पे क्या होता है, 1/3 मेंबर। ठीक है। इस पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यूपीएससी घुमाता है कि 2/3 कर देगा या यहाँ पे 1/3 की जगह 1/4 कर देगा। तो कंफ्यूज नहीं होना। 1/3 मेंबर जो होते हैं वो क्या करते हैं, हर 2 साल बाद इस्तीफा देते हैं, एक साथ इसमें कोई भी पद छोड़ के नहीं जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य तो अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और इन 1/3 सीटों के लिए चुनाव होते हैं। इस तरह राज्यसभा कभी पूरी तरीके से भंग नहीं होती है। ऐसे इसे संसद के स्थायी सदन के रूप में हम जानते हैं। अब जब भी स्थायी सदन की बात आएगी तो बिल्कुल आपके दिमाग में ये बैठ चुका है कि इसे स्थायी सदन क्यों कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद अब हम यहाँ पे आगे बात करें तो इसमें क्या होता है कि इस व्यवस्था को का लाभ यह है कि जब लोकसभा भंग होती है और चुनाव होने बाकी होते हैं, तब राज्यसभा की बैठक बुलाई जा सकती है। यानी कि जब लोकसभा भंग हो गई, क्योंकि लोकसभा एक स्थायी सदन नहीं है, वो पूरी की पूरी तरीके से भंग हो जाती है। ठीक है। ये बात कहीं भी बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए लोकसभा और राज्यसभा को लेके कि दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। और इसके बाद तो इसमें क्या है कि द्विसदनात्मक व्यवस्था का एक लाभ हमें और दिखाई दे गया कि जब लोकसभा संपूर्ण रूप से भंग हो जाती है, उस टाइम पे हम राज्यसभा में कुछ ऐसी बातें हैं कि बैठक बुला सकते हैं और कुछ जरूरी मामलों को निपटाया भी जा सकता है। अब यहाँ पे आता है कि निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त राज्यसभा में 12 नॉमिनेट मेंबर भी होते हैं, जो कि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो लोकसभा में कितने मेंबर नॉमिनेट होते हैं, 2 मेंबर होते हैं, और इसमें कितने होते हैं, तो 12 होते हैं। दोनों में ही अभी अंतर एक और है। ठीक है। दोनों को ध्यान से सुनिएगा। जिन्होंने क्या किया कि यहाँ पे कौन से मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है, यानी कि इसमें मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो जो साहित्य से आते होंगे, जिनका विज्ञान के क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते होंगे, या तो कला समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल की हो, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है। तो इसमें जो क्राइटेरिया रखा गया है, इन्हीं मेंबर्स को ही इसमें नॉमिनेट किया जाएगा। कौन कौन से, साहित्य, विज्ञान,
कला और समाज सेवा के क्षेत्र में ये जो विशेष उपलब्धि हासिल किए होते हैं, जैसे तेंदुलकर जी को राज्यसभा का जो मेंबर है नॉमिनेट किया गया और रेखा जी को यहाँ पे राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेट किया गया। तो क्यों किया गया? क्योंकि कोई कला से है, तो कोई यहाँ पे खेल से है या साहित्य से है, विज्ञान से है, समाज सेवा से है। तो इस जो सेक्टर ये हैं पूरा इसे याद रखिएगा, ठीक है। एज इट इज ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा में किस किस क्षेत्र वालों को नॉमिनेट किया जाता है, तो ये बात याद रखनी है। अब लोकसभा में क्या डिफरेंस है आपको, कि लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ एंग्लो इंडियन को ही नॉमिनेट करते हैं, जो कि एंग्लो इंडियन का मतलब कि पेरेंट्स में से, माता या पिता में से कोई एक यहाँ का ना हो, कोई एक विदेशी हो और कोई एक यहाँ भारत का हो, और उन दोनों दंपतियों से जो संतान पैदा होती है उसे एंग्लो इंडियन कहते हैं। और उनके बच्चों को यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है, उनको ही नॉमिनेट किया जाता है लोकसभा में। वही 2 मेंबर होते हैं, अदर मेंबर को नॉमिनेट राज्यसभा में लोकसभा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि साहित्य के क्षेत्र से जो भी जुड़ा होगा या कोई विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ा होगा या कला के क्षेत्र से या समाज सेवा के क्षेत्र से, तो ऐसे मेंबर को हम नॉमिनेट करेंगे। तो ये दोनों में भी थोड़ा ये अंतर भी आप समझ के चलिएगा, लिख भी लीजिए तो बेटर होगा। साथ साथ लिखते चलेंगे कुछ थोड़ी बहुत बातें, तो आपका जो माइंड है वो थोड़ा यहीं पे ही रहेगा और वहाँ पे क्या होगा कि चीज़ें सारी आपकी क्लियर भी होती चलेंगी, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका लोकसभा, और लोकसभा के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि लोकसभा क्या है, कैसे है। हालांकि राज्यसभा के साथ साथ मैंने लोकसभा की काफ़ी सारी बातें समझा दी हैं, लेकिन फिर भी इसको देखेंगे अभी क्या कैसे है, इसका पूरा जो भी ब्यौरा है। तो इसको आप लोग बस पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और इसके बारे में जो अभी मैंने बताया थोड़ा सा अपडेट आप करके अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका कार्यकाल, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता, 1 वर्ष का नहीं होता, वो एक स्थायी सदन होती है। जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है, 5 वर्ष बाद लोकसभा भंगी हो जानी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सदस्यों का कार्यकाल, दोनों ये जो वर्ड होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि इन पे हमें ध्यान देना पड़ता है कि लोकसभा के या राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो सिर्फ और सिर्फ 6 साल का होता है, और हर 2 साल पे 1/3 मेंबर क्या करते हैं, यहाँ पे अपना पद कंप्लीट करते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। राज्यसभा आपकी एक स्थायी सदन है और यहाँ पे 12 मेंबर को राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। किस किस फील्ड से नॉमिनेट किया जाएगा, तो आपका साहित्य हो गया, आपका कला हो गया, आपकी यहाँ पे बात करें समाज सेवा हो गई। तो कुछ ऐसे जो क्षेत्र है यहीं से आपका, और विज्ञान का क्षेत्र है, इससे जो संबंध रखते होंगे उन्हीं को नॉमिनेट किया जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं, इन्हें आप अपनी नोट्स में बहुत ही अच्छे से प्यार से उसे नोट कर लेना है। और लोकसभा कभी, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, ठीक है। ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से कंफर्म कर लेना है। सो आई होप कि आपको राज्यसभा समझ में आया होगा, उसका चुनाव किस तरीके से होता है, कैसे होता है, सीटों का बंटन कैसे होता है, वो भी आप समझ चुके हो। अब हम लोकसभा के बारे में भी बहुत डिटेल से समझेंगे क्या कैसे है, और अब आप पॉलिटी सही मायने में अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, जहाँ पे बहुत मज़ा आता है कि हाँ ये चीज़ें हम सुन रहे थे, आज हमें सारी चीज़ें पता चल रही हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।